हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट 2021 पेपर फर्स्ट के सीडीपी 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पेपर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह जो कथन है वह किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, सही है। ऑप्शन 2, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। यहाँ पर चैलेंजिंग की बात जो है वो नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है। लैंगिक भेदभाव को कम नहीं बल्कि क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि तो यहाँ पर जो लड़का और लड़की समानता नहीं बल्कि अंतर की बात हो रही है इस सेंटेंस में, तो हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट वाला कि यह कथन जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है, और ये वाला जो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में जहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जा रही है, तो वहाँ पर बच्चे को उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हें प्रचुर मौके दिए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि टीचर को फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा कि फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा करिकुलम होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि बच्चे को समझ में आ सके। ऑप्शन नंबर सेकंड है, सिर्फ कंपटीशन पर जोर देना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यह बात बिल्कुल सटीक बात है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 अगर हम चौथे की बात करें, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। यहाँ पर लेबलिंग की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। हमारा दूसरे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना यानी कि यह जो प्लानिंग है वह क्या है, एक टीचर की यह प्लानिंग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर बच्चे को काम करने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो टीचर है उसके द्वारा जो हेल्प की जा रही है वो टीचर जो है वो अपने आप में क्या कर रही है। इसका आंसर जो है वो हमारा सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि टीचर बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रही है, जिसे हम पाड़ या मचान इन नामों से भी जानते हैं, और जिसके बारे में वाइगोस्की जो है उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर अब देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 में भी आया था, और कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज को चेंज करके, कि अगर बच्चे के सोशलाइजेशन की बात होगी तो विद्यालय जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और परिवार जो है वो प्राथमिक होगा। तो बस ये बात जो है वो बिल्कुल आपको एक तरीके से रट लेनी है कि जहाँ पर स्कूल की बात होगी वह हमेशा सेकेंडरी होगा, और जहाँ पर फैमिली की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, फैमिली हमेशा प्राइमरी एजेंट होगी। तो हमारा चौथे वाले का जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये बात की जा रही है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि आपकी जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंट जो है वो हो सकती है। और यह किसने कहा है? हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, और उन्होंने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंट की जो थ्योरी है उसमें 8 प्रकार की इंटेलिजेंट की बात भी की है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। अब इसमें क्या बात की जा रही है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कि आप अगर किसी काम को इसलिए करते हैं कि दूसरे आपके काम से खुश हो जाएं, इसे स्वीकृति दें, तो यह बात जो है वो कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस लेवल के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कन्वेंशनल जो है वो हमारा इसका प्रथागत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम डर
की बात या फिर पनिशमेंट की बात होती तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो आंसर बनता वो हमारा बनता प्री कन्वेंशनल आंसर हमारा हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, स्वीकृति की बात हो रही है, अप्रूव्स करने की, तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड वाला ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों, क्योंकि वाइगोस्की ने ही बच्चों के विकास में सांस्कृतिक पहलू की बात की है और उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल टूल्स। 8th क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, यह हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा नहीं होगा। सेकंड है ऑप्शन एसआर थ्योरी, जो कि हमारी किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी बात की जा रही है, जो कि आपको पता ही है कि वाइगोस्की के द्वारा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है स्कीमा मनोबंध, तो जो स्कीमा है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, उन्होंने ही बताया है कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब देखिए जो पियाजे ने सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बालक के विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि है 0 से 2 साल तक की अवस्था। उसके बाद है सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 to 7 ईयर्स। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है कितनी 7 to 11। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से ऊपर की है, ठीक है। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहा है। अब ये जो है वो हमारी कौन सी वाली अवस्था में आ जाएगा, कौन सी वाली स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है सेंट्रेशन इन थॉट, यही जो है ये सेकंड वाली अवस्था में है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं, बच्चे में केंद्रीकरण का जो गुण है वो पाया जाता है इस स्टेज पर, एक ही चीज़ पर उसका फोकस रहता है और उसका वह चीज़ों को क्या करता है, रिवर्सिबल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो निगमनात्मक सोच की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये भी 4th स्टेज में होगा, फॉर्मल वाले में। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है एबिलिटी टू कंजर्व, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, विचार सोच में केंद्रीकरण, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे डोमेन होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, बहुत सारे हो गए, 4 हो गए, यानी कि डेवलपमेंट जो है वह मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब ऑप्शंस को अगर देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विकास की रेट होती है वो क्या है, सभी बच्चों में समान नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ ही चलना सीख जाएं, एक ही साथ ही बोलना सीखें और पढ़ना सीखें, तो इसलिए जो विकास की दर है वो सभी बच्चों में समान नहीं होती। ऑप्शन 2 कह रहा है केवल विद्यालय, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, ये जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अब देखिए कि जो स्टेजेस हैं वो पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग दी गई हैं हमें ऑप्शंस में। तो अभी हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्टेजेस के ऑर्डर को समझा था, तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अगर आपको याद होगा, अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है वो सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, यही अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो वे क्या हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बात कर रहा है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो लर्निंग प्रोसेस में बाधा हैं, ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में असफलता यानी कि फेलर की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड यानी कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाने की बात की जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब जो हमारा 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो समावेशी कक्षा है उसमें हमें किस चीज़ पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाएँ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है वो उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो की जा रही है RPWD एक्ट 2016 की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी एक शब्दावली का यूज होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कि इसमें कहा गया है ऑप्शंस में मंदित छात्र, विकलांग छात्र या फिर अशक्त शरीर, तो इस तरीके की जो शब्दावली है उसका प्रयोग जो है वो हम किसी के लिए नहीं करेंगे। जो सही शब्दावली है वह है ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो टर्म है, ये दिव्यांगता शब्द जो है हमारा वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 14वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसे छात्र जिन्हें कि लर्निंग में किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है, तो एक टीचर जो है उसको उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही है, ये तो हम करेंगे। कोई भी टीचर जो है वो क्लासरूम में ये चीज़ करेगा तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है क्योंकि जो भी हमारा मतलब अगर बिल्कुल देखा जाए लर्निंग में हेल्प के लिए एक टीचर उसको प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन नंबर जो 3 है यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। यहाँ पर जटिल संरचनाओं की बात हो रही है, यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और अगर देखा जाए यहाँ पर हमें नहीं में आंसर पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो देखिए, जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी और ऑप्शन में आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग दे रखा होगा तो आंसर हमेशा अपसारी चिंतन होगा, और इसी जगह अगर आपको दे रखा होता इंटेलिजेंस तो हमेशा आंसर होगा अभिसारी चिंतन। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी एक ही काम को आप कितने तरह से कर सकते हो, कई सारे विकल्पों की पहचान करना, और यही मीनिंग जो होता है वो हमारा अपसारी चिंतन का है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक टीचर को क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि टीचर जो है उसको एग्जाम्पल भी उन्हीं बैकग्राउंड से रिलेटेड ही देने चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं होंगे, उन्हें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कह रहा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ सभी के लिए एक ही चीज़ की बात की जा रही है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि अलग अलग जो बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, एक टीचर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उनको मजबूत करे, यह भी नेगेटिव बात कर रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड वाला, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें पूछा गया है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। अब ये क्यों होगा इसका आंसर, यह आपने थॉर्नडाइक के जो लॉ दिए हैं उन्होंने उसमें भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एनालॉगी सेकेंडरी लॉ।
एनालॉगी यानी कि दो चीज़ों में समानता को कनेक्ट करना। थर्ड वाला जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अदर ऑप्शंस को भी देख लो कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना। तो सिर्फ प्रैक्टिस पर जोर देकर भी नहीं कर सकते हम ऐसा, ठीक है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता को विकसित कर दें बच्चों में। तो यह वाला जो आंसर होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड है कि फिक्स्ड प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पर, और बल्कि जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन है वो कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो डर से तो आप किसी को कोई भी काम करा नहीं सकते हो, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा। इनकरेज करना यूज ऑफ एनालॉगी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, अर्थात सीखने की अभिप्रेरणा को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चे को दंड देकर, पनिशमेंट जो होता है वो कभी भी इसका आंसर होगा नहीं, तो ये जो है आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सिर्फ इजी टास्क देकर, तो कठिन चीज़ों को बच्चा कैसे सीखेगा अगर सिर्फ इजी टास्क दे दिया जाएगा और उसे इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सिर्फ रट्टा लगवा देना, रटने पर बल देना, तो इससे आपकी नॉलेज में तो वृद्धि होगी नहीं, तो आंसर जो हमारा बनेगा तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सेकंड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शर्मिंदगी जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी भी एक तरह का क्या होता है, इमोशन है, इसलिए इसका संज्ञान से संबंध हुआ हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका जो है इसमें ये कहा गया है कि जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब इसको समझिए कैसे, क्योंकि अगर बच्चा बार बार शर्म या लज्जा महसूस कर रहा है तो यह नकारात्मक प्रभाव डालेगी ना ये चीज़, तो ये वाला जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। अब ये देखिए क्यों नहीं होगा, अगर बच्चे को बार बार शर्म महसूस हो रही है या फिर बच्चा जो है वो बार बार लज्जा या महसूस कर रहा है शर्म को, तो वो जो चीज़ है वो आगे कैसे बढ़ाएगी उस बच्चे को, उसे मोटिवेट कैसे करेगी, तो वो बच्चा मोटिवेट तो होगा नहीं। तो ये जो लर्निंग में एक तरीके का मोटिवेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर 20 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, यानी कि ये जो शर्मिंदगी का जो भाव है उसे अध्यापन अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें बार बार आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि बार बार शर्म आएगी तो बच्चे को तो वह किसी भी काम को पूरा करने में असमर्थ रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा कि शर्मिंदगी जो है वो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसका। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ये कह रहा है कि टीचिंग और लर्निंग का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यानी कि बच्चे को सिर्फ रट्टे लगवाते रहना, यह गलत हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ रहा है तो इससे उसकी नॉलेज इंप्रूव होगी, और अगर हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो वह हमें अच्छे से याद रहता है, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम अदर जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी कि अवलोकन करना तो सही है पर बिना एनालाइज किए, बिना अपने दिमाग को चलाए आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना तो सही नहीं है ना, सिर्फ ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो यह बात तो वही हो जाएगी ना, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके हाथ पर बांध दिया जाए और आपसे कहा जाए कि दौड़ने को बोल दिया जाए, तो इसलिए चीज़ों को एनालाइज करना भी जरूरी है, साथ साथ ऑब्जर्व करने के साथ साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है अनुकरण, नकल और दोहराना, ठीक है, तो सिर्फ नकल कर करके सीखना, वही बात हो गई, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सेम वही बात। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अध्यापिका है वह छात्रों को उसके द्वारा दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो पनिशमेंट की बात कर रहा है। देखिए आप, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, यानी कि दंड की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है त्रुटियों की समझ
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एरर्स होते हैं वह क्या होते हैं, लर्निंग का ही एक पार्ट है और हम गलतियों से ही सीखते हैं। कोई भी काम हम एक बार में तो नहीं सीख सकते, इसलिए जो ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में हम सीग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये भी हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, सिर्फ त्रुटियों पर भी बेस्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, त्रुटियों की समझ जो है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी कि बच्चों को सीखने में डिफ़िकल्टी तब होगी जब बच्चों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उनके सामने गलत रूप में प्रेजेंट करेंगे। अर्थात हम बच्चों से क्या कहते हैं कि बेटा चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ कर पढ़ो तो भूलोगे नहीं और अच्छे से याद हो जाएगा और बेहतर ढंग से समझ जाओगे। और यही कारण है कि टीचर जो है उससे भी यही कहा जाता है कि आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाओ। बाकी नीचे के जो 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं। बच्चा जो है वो इंटरनली मोटिवेट है तो उसके सीखने में कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें यही कहा जा रहा है कि वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, तो ये सही बात हो जाएगी। और सेकंड फिर कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 में कि अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो कंटेंट है उसको मल्टीपल वेज में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जाए, यह भी अच्छी बात हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन, जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। वैसे तो ये गलत हो गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि जो लर्निंग है उसकी बेस्ट स्टेट क्या है। हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना और किसी तरह का कोई भय ना हो बच्चे में, मतलब कि बच्चे में कोई भी डर नहीं होगा और मॉडरेट अराउजल होगा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि जो ज्ञान की संरचना है, यानी कि नॉलेज की संरचना में उसको कंस्ट्रक्ट करने में बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा कि अधिगम का संरचनात्मक विचार हमें ये सुझाव देता है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में बच्चे जो हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, अर्थात अधिगम के लिए क्या सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग्यता सुधार्य है, कि बालक के भीतर की जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो आपके भीतर की एबिलिटी आप उसे बढ़ा सकते हो। और हम बच्चों से भी क्या कहते हैं, यही बात कहते हैं कि बेटा मेहनत करो सब आ जाएगा। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्सेप्ट की समझ को विकसित करने में हेल्प करता है। इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की खोज करते हो उतना ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए अन्वेषण और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है सेल्फ रेगुलेशन को। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन। यह एग्जाम्पल की साइना खुद से ही बातें कर रही है किसी भी टास्क में प्रगति करने के लिए, तो यहाँ सेल्फ रेगुलेशन की बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको कि जब कोई बच्ची जो है वो बोल बोलकर पहाड़ों को याद कर रही है कि कहीं उससे जो पहाड़े हैं वो गलत ना हो जाए, तो वो क्या कर रही है, तो ये एग्जाम्पल भी जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का एग्जाम्पल होगा और अपने आप को ये डायरेक्शन देने के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ट्वेंटी 29 में कहा जा रहा है कि मूल्यांकन जो पद्धतियां हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए, एम की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग जो कि हम करेंगे नहीं, ठीक है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये क्या कर रहा है,
एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाने की बात कर रहा है, ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन पद्धतियाँ होती हैं, जो हम बच्चे को इवेल्यूएट करते हैं, तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है केवल आनुवांशिकता पर, सिर्फ हेरिडिटी की बात कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल इन्वायरमेंट पर, ये भी गलत हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट है उसमें जो है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही योगदान है। तो जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो पारस्परिकता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ना आनुवांशिकता और ना पर्यावरण दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर, अन्योन्य क्रिया पर, इसी वजह से इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, हमने ये 30 क्वेश्चन जो थे CDP के, जो सीटेट 2021 के आए हुए, वो सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ढेर सारे कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स टू ऑल।